अस्सलाम, दिस इज मुईद पिज़ारा। मुझे मेरी वीडियो का उन्वान ये है कि पाकिस्तान के रेस्पेक्टेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके जो फेलो जनरल्स हैं, रिक्रूट जनरल्स हैं, उनको बहुत जल्दी अपना माइंड बनाना पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सेंस और डायरेक्शन के हवाले से। और उनको इसमें जो बहुत ज्यादा देर लग रही है उसमें बड़े खतरात जो है उनके लिए पन्हा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें उन्होंने की हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो बड़ी स्लो है। और पाकिस्तान के अंदर जो तूफान खड़ा हो रहा है या खड़ा हो सकता है, उसकी स्पीड कहीं उनको ओवरटेक न कर ले। इस हवाले से मैं इससे पहले कि इस कंक्लूजन के हवाले से चंद जुमले कहूं, मुझे कहीं पहुंचना भी एक मीटिंग के लिए, वरना टाई तो मैं पहनता ही नहीं, अमेरिका में कोई पहनता ही नहीं है टाई। मैं कुछ एक दो डेवलपमेंट सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं कंक्लूड करूंगा, वापस आऊंगा जनरल आसिम मुनीर और उनके फेलो जनरल्स के ऊपर। एक और डेवलपमेंट है इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सूबाई इंतखाबात हैं, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको डिले करने का कोई तरीका नहीं है। मासा इसके कि पाकिस्तान की कहीं खित्ते में एक जंग हो जाए, हिंदुस्तान के साथ कहीं जंग हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, या कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दे हुकूमत, की तमाम चीजें इंतहाई खतरनाक हैं। और इनको शॉर्ट ऑफ दैट पाकिस्तान में सूबाई इंतखाबात जो हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको अप्रैल से आगे डिले करना, लटकाना जो है, वो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फॉर्मूला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा इनकी ओपिनियंस को, ताकि आप उसको देख भी सकें, उनकी ओपिनियन ये भी है कि जो अगर पीडीएम की जमातों के ज़हन में यकीनी तौर पर चीजें हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी हो सकती है, कोई बहाना हो सकता है, डीलिमिटेशन 2017 के इंतखाबात और सेंसस का बहाना ढूंढ के डीलिमिटेशन का ऑर्गेनिंग बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले सामने लाए जा सकते हैं, लोगों को खड़ा किया जा सकता है पिटिशंस के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी चीज अल्टीमेटली मौजूदा जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं उसमें वर्क नहीं करेगी। और इंतखाबात का अगर डिले हुआ भी तो चंद दिन से ज्यादा नहीं होगा और सूबाई इंतखाबात करवाने ही पड़ेंगे। और उसके हवाले से एक न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, बल्कि एक माहौल भी आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पे बनता चला जा रहा है। खास करके जब आप कराची में देखते हैं कि कैसे वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैसिव रिगिंग और धांधली की, जिसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के, उसके हवाले से एक अवामी रद्द अमल भी आप देख रहे हैं, जिसमें वायलेंस है, तोड़ फोड़ है, गुस्से का मुजाहरा हो रहा है, और इस किस्म की सूरत हाल जो है ये बढ़ भी सकती है। सो ये इलेक्शन जो है ये रुकते नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है उनका ये भी ख्याल है कि ये भी बड़ी एक फ्यूटाइल हरकत होगी पाकिस्तान की तारीख में अगर इन सूबाई इंतखाबात के साथ, जो कि 60-70% पाकिस्तान की आबादी के इंतखाबात हैं, इसके साथ पाकिस्तान के जनरल इंतखाबात ना कराए जाए। ये और बात है कि अभी पीडीएम की जो टॉप लीडरशिप है और जो उनकी सेकेंडरी लीडरशिप है वो इस हवाले से खामोश है। और खामोश है तो ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं, या उनके जो स्पोक्स पर्सन और सेकेंडरी हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी ये हैं कि आम इंतखाबात अपने वक्त पे ही होंगे। क्योंकि मेरे जैसे को तो शक ये है कि अगर उनका बस चले तो आम इंतखाबात 2023 में ना हो। और मौलाना फजल रहमान ने एक से ज्यादा इस ख्वाहिश का इजहार भी किया। राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने चंद दिन पहले लंदन ट्रैवल करना था नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, अब वो लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनका बहुत जबरदस्त वाले आना इंतखाब होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में किसी ने ट्वीट में ये कहा है, इटली के मीसना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इटली का मीसना तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन पाकिस्तान का मीसना लंदन गया था दवाई लेने, वहां से वापस नहीं आया। तो नवाज शरीफ साहब बेसिकली तौर पर आसिफ अली जरदारी की तरह एक बड़े स्कीमिंग माइंड है, और वो ज़ाहिर है ये सोच रहे हैं कि मैं मौजूदा क्राइसिस मेरे सामने खड़ा हुआ उसके वजह से उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं। और राना सनाउल्लाह के साथ उनकी जो मीटिंग है वो आप समझे कि इसी हवाले से एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। लेकिन अगर आप प्रीडोमिनेंट ओपिनियन देखते हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए इन इलेक्शन से जान छुड़ाना जो है वो कोई बहुत आसान काम नहीं होगा, बिकॉज अब ये इलेक्शन और इसका जो एक इम्पेरेटिव है वो उनके सामने आके खड़ा हो गया। ये वही चीज है जिसका बरमला इजहार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने, जिन्होंने बहुत घंटे पहले बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से बात की। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ मेरे कोई राब्ते नहीं है, मेरा उनसे कोई रिलेशनशिप हमारा एस्टेब्लिश नहीं हो सका। जनरल बाजवा को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर, पीडीएम की लीडरशिप के साथ मिलकर ये चेंज लाई जिससे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो है
وہ نقصان نہیں ہوا. اس کو ذہن میں رکھیں. جس قسم کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ ایڈیشن جو ہے وہ کیپٹن صفدر نے بھی کیا ہے, جن کی ویڈیو جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس کی, جس طرح سے وہ جنرل باجوہ کو الزام دے رہے ہیں, جنرل فیض حمید کو الزام دے رہے ہیں, وہ بھی اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہی ہے. اس کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے, یہ اپریل میں ہونے والے الیکشنز کو روک نہیں سکیں گے, اور اپریل میں الیکشنز ہو جائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے اس میں کہا, اور یہ میں آپ سے اس کی ڈسکرپشن کے اندر میں اس کو شیئر بھی آپ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی قسم کی باتوں کا انالیسس نہ صرف یہ کہ ایکسپرٹس کر رہے ہیں, بلکہ پیپلز پارٹی کے بھی بعض لیڈرز جو ہیں انہوں نے, یا ان سے ایکس لیڈرز ہیں, انہوں نے اس قسم کی بات کرنی شروع کر دیا. لیکن خاص کر کے پیپلز پارٹی کی بہت ہی پرومیننٹ لیڈر جو سردار لطیف کھوسہ, جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کو جتنے بھی کیسز ان کے ہوئے عدالتوں میں, سردار لطیف کھوسہ نے ان کو ڈیفینڈ کیا, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, وہ بھی برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی طریقے سے الیکشنز کو اپریل سے آگے جو ہے وہ کھینچا جا سکتا ہے. اور یہ فیلنگ کہ اس کے ساتھ ہی جنرل الیکشنز ہوں, یہ فیلنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب پی ڈی ایم کی جماعتیں جس طرح سے ایکروبیٹکس کر رہی ہیں, جو کراچی میں کیا گیا, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے 35 لوگوں کے استعفے فوری طور پہ اسپیکر نے منظور کیے, آپ ان سے یہ توقع کریں کہ ابھی تک اس لاجک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور وہ اس کا کوئی اپنے حساب سے کاؤنٹر حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نکال پائیں گے یا نہیں نکال پائیں گے, بٹ پریڈومیننٹ اوپینین جو ہے کہ وہ نکال نہیں پائیں گے. اب آ جاتے ہیں اس دوسری ڈیولپمنٹ پہ, جہاں کیپٹن صفدر نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں, بڑی سخت زبان استعمال کی, اور پیپلز اور پی ایم ایل کے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر طاقت ملے گی تو ہم تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے خلاف مقدمے چلائیں گے, بیکاز انہوں نے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے ایک سازش کی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. یہ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ چیز ہے. یہ کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایما پر ہی کیپٹن صفدر بولتے ہیں. کیپٹن صفدر نواز شریف صاحب کے ساتھ کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکتے. تو اب نواز شریف صاحب نے شوشہ یہ چھوڑا ہے. نواز شریف صاحب پہلی دفعہ بھی جب پاکستان میں بہت مقبول ہوئے تھے تو صرف اس لیے مقبول ہوئے تھے جب ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, آئی ایم اے مین آف مائی سیلف, میں بڑا خوددار ہوں اور میں بڑا سیلف ریسپیکٹنگ ہوں, اور میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اس وقت نواز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی کی ہے, اور یہ جو سازش ہوئی ہے پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, کلیئرلی ایک کانسپریسی تھی جس کا سینٹرل کیریکٹر جنرل باجوہ تھے, اور ان کے ساتھ نواز شریف تھے, اور ان کے ساتھ آصف علی زرداری. یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے اس نے کسی کو بھی سرو نہیں کیا. جب تک پاکستانی قوم ہے, پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر ہے, جنرل باجوہ کو بڑے برے الفاظ سے یاد کیا جائے گا. مجھے تو شک و گمان یہ ہے کہ یحییٰ خان اور جنرل نیازی سے بھی زیادہ جنرل باجوہ کو کنڈیم کیا جائے گا, بیکاز ان دونوں کے پاس تو پھر ایک ایکسکیوز ہے, ہسٹورین کے قلم میں ایک ایکسکیوز ہے کہ وہ انہوں نے ایک رننگ بری سچویشن جو ہے وہ انہیریٹ کی تھی, اور وہ اس سچویشن میں پھنسے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. انہوں نے آئے ٹانا ٹولیاں ماری, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا. لیکن جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا, انہوں نے کوئی ایسی سچویشن انہیریٹ نہیں کی تھی. جنرل باجوہ نے پاکستان کے اوپر جو ظلم کیا, اس کے تمام تر خالق اور کریٹر جنرل باجوہ ہی کو تصور کیا جائے گا, اور پاکستان کی آنے والے ہسٹورین جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو بہت بڑے الفاظ سے یاد کریں گے. جنرل باجوہ کو تاریخ سے کوئی ریسپیکٹ نہیں مل سکی. حالانکہ جنرل باجوہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی, اور آپ احمد نورانی کی سٹوری دیکھیں, اور ظاہر ہے وہ تو صرف 10% ہے لوگ کہتے ہیں, تو جنرل باجوہ بڑے امیر آدمی ہیں, وہ بلینئر ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن تاریخ جنرل باجوہ کو بہت سخت الفاظ سے ٹریٹ کرے گی. اور شاید آنے والے وقتوں میں آرمی کینٹونمنٹس میں اور آرمی کے آفیسرس کے ساتھ ملتے ہوئے بھی جنرل باجوہ اپنے آپ کو کوئی اچھی فیلنگ ان کو کوئی ریسپیکٹفلی ٹریٹ نہیں کرے گا. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو چینج لائی گئی وہ نہ آج پیپلز پارٹی کو سوٹ کر رہی ہے, نہ پی ایم ایل این کو سوٹ کر رہی ہے, نہ جنرل باجوہ کو سوٹ کر رہی. تو نواز شریف صاحب ایک نیا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, جس میں وہ دوبارہ, اور یہ چلنے نہیں لگا, یہ بکنے نہیں لگا, بیکاز ظاہر لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ جنرل نواز شریف نے جو کچھ کیا 2019 کے بعد سے وہ جنرل باجوہ کی مدد سے کیا, اور انہوں نے ایک کم بیک سٹیج کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال اس وقت نواز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گالی نکال کے میں اپنی پالیٹکس کو آگے چلا سکوں. یہ ایک سیکنڈ پوائنٹ. کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے بہت بڑی دھاندلی کی. پیپلز پارٹی کی 10-15 سے زیادہ سیٹیں بنتی نہیں تھیں, وہاں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے 93 سیٹیں دی. اب جو ری چیک ہو رہے ہیں اس میں 90 رہ گئی ہیں. جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے ایز اے ریزلٹ آف دس, جس کو, اور بیسکلی جو سیٹیں ماری ہیں وہ جماعت اسلامی کی اور تحریک انصاف کی ماری ہیں. تو جماعت اسلامی کے پاس اب ری ایڈجسٹمنٹ نئی کاؤنٹنگ کے بعد 79 سیٹس ہیں, 79. تحریک انصاف کے پاس 40 سیٹیں. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں
वही कराची के मेयर अल्टीमेटली बनेंगे। तहरीक इंसाफ विल नॉट बी मच रिलक्टेंट टू सपोर्ट हिम फॉर द मेयर पोजीशन, डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। और यूं कराची शहर का और 2-3-4 हफ्तों में जब भी फैसला होगा, जमात इस्लामी का मेयर होगा, तहरीक इंसाफ का डिप्टी मेयर होगा, और पीपल्स पार्टी पावर से बाहर रहेगी। और पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हाफिज नईम और रहमान के साथ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हाफिज नईम और रहमान, सिराजुल हक कितने ही सादा हो, इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर कराची की पॉलिटिक्स जो है वो एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हवाले कर दें, या पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर भी ले आए। पीपल्स पार्टी को कराची से कुछ नहीं मिलना चाहिए। इस पार्टी का कोई पॉजिटिव रोल नहीं है पाकिस्तान कराची शहर की तारीख के अंदर। और कराची को एक सूबा बनना चाहिए था या उसको एक इंडिपेंडेंट सिटी बनना चाहिए था। दोनों चीजों के रास्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो इसके रास्ते में रुकावट मची, जिसका नुकसान सिंध को है, जिसका नुकसान कराची को है, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को है। वरना कराची शहर अगर डेवलप होता और अगर उसकी पॉलिटिक्स सीधी होती तो दुबई को वो डेवलप करने का मौका ना मिलता। आप पोजीशन देखें नक्शे के ऊपर, समंदर के ऊपर पोजीशन देखें कराची की, ट्रेड रूट्स के ऊपर कराची का हक मारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स ने। पीपल्स पार्टी ने गंद किया है कराची के साथ। कराची फॉर ऑल डेमोग्राफिक रीजंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस हो सकता है, या उसको एक इंडिपेंडेंट सूबा, उसको इंडिपेंडेंट शहर बनना चाहिए। और मेरा दिल गवाही देता है कि कभी कराची बनेगा और कराची को दुनिया में और अक़वाम आलम में उसकी जगह जो है वो मिलेगी, और उसका रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गंदी पॉलिटिक्स जो है वो नहीं रोक सकेगी। और दूसरी चीज ये है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को एक नेशनल अलायंस के बारे में सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई एक नॉन करप्ट मजहबी जमात है जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, पॉलिटिक्स उसकी बड़ी डिस्टर्ब रही है, मध्यम रही है, सिराजुल हक के आने के बाद तो जमात इस्लामी कोई सही फैसले स्ट्रेटेजिक नेचर के कर भी नहीं सकी। ऐसा लगता है कि सिराजुल हक साहब का माइंड स्ट्रेटेजिक है ही नहीं। लेकिन जमात इस्लामी को अक्रॉस द कंट्री, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कराची में, बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ एक इलेक्शन अलायंस करना चाहिए, और इन जमातों को मिल के आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने की बात जो है वो करनी चाहिए। अब आ जाते हैं वापस, जो मैंने शुरू में कहा कि मेरा टॉपिक है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनके फेलो कुलीग्स को बहुत जल्दी फैसले करने होंगे। तासुर तो ये दिया गया कि वो अपने आप को इस पूरी उखड़ी हुई डिस्टर्ब पॉलिटिक्स से अलग करना चाहते हैं, कुछ इंप्रेशंस कैरी हुए भी। लेकिन अब 1 महीना और तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे, 29 दिसंबर को पहला महीना, 29 जनवरी को दूसरा महीना हो जाएगा। मुझे शक ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और उनके साथ उनके जो एडवाइजर्स हैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो लोगों की बड़ी नजरें हैं जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, और अभी तक लोग बड़ी पेशेंस से अपनी कलम, अपनी जुबानें, अपने ट्वीट्स रोक के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक गलतफहमी ये है कि जो उनका माजी में रिस्पेक्ट रही है और जो उनको एक रेवरेंस के साथ देखा गया है वो मुस्तकबिल में भी रहेगा। मार्च में जब अभी कोई ये सोचता नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर किस किस्म के इल्जाम लगेंगे, जब मैंने ये भांपा कि जनरल बाजवा किस किस्म की सियासी तब्दीली पाकिस्तान में लाने लगे हैं, तो इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 मैंने ये वार्न किया सीरीज ऑफ वीलॉग्स में कि इस तब्दीली का सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान जो है तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में होगा, उनके और पाकिस्तान के मिडिल क्लास के दरमियान, इंटेलिजेंसिया के दरमियान, अर्बन लोगों के दरमियान में एक बदगुमानी की, शक की और एक बड़ी नेगेटिव फीलिंग की दीवारें जो हैं वो फैल हो जाएंगी। और उसके बाद आपने देखा उस वक्त किसी ने ये सोचा नहीं था, कोई सोच ही नहीं सकता था, ये कोई भांप ही नहीं रहा था कि क्या होगा। अब वो प्रोसेस जो है वो आपने देखा कितनी शिद्दत से आगे बढ़ा है। अब इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब का एक हनीमून टाइम पीरियड है, वो हनीमून टाइम पीरियड और 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 2 हफ्ते नहीं तो 3, 4, 5 हफ्ते के बाद लोग बड़े डेस्परेट होने लग जाएंगे, और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं होंगे। अगर आप कैप्टन सफ्दर की जुमले देखें तो आपको देखेंगे बहुत से और प्लेयर्स और कैरेक्टर्स इसमें रोल प्ले करेंगे, और जो ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट है, जो रेवरेंस रही है पाकिस्तान आर्मी की, जो रोब रहा है, वो इस सारी सूरत हाल को बदलने में कामयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है जनरल आसिम मुनीर उनके फेलो कुलीग्स के लिए कि वो बदलती हुई सियासी सूरत हाल, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया की थिंकिंग को नजर रखें और इसको सप्रेस करने के बजाय अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट करें। जनरल आसिम मुनीर विल नॉट बी डूइंग एनी फेवर टू हिमसेल्फ एंड टू दी पाकिस्तान आर्मी। अगर उनको तारीख ने या लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि वो उनको बड़ी झगड़ा करके नवाज शरीफ साहब लाए थे, एंड ही इज ओनली अ जनरल टू सर्व नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी। एनी पाकिस्तान आर्मी चीफ जिसके बारे में ये तासुर बैठ जाए कि वो नवाज शरीफ का और आसिफ अली जरदारी का या मौलाना फजल रहमान का जनरल है, वो अपने साथ कोई अच्छा नहीं करेगा, और बड़ा एक नेगेटिव सूरत हाल जो है वो डेवलप कर जाएगी। तो अभी इतना ही मुझे कहना है, बिकॉज आई हैव टू रश समवेयर। आई विल कम बैक आफ्टर फ्यू आवर्स विद मोर एनालिसिस ऑन द सिचुएशन। थैंक यू।